रात के 2:45 बज रहे थे। शिमला से कुछ दूर कुफरी की सुनसान पहाड़ियों पर चीड़ के घने पेड़ों के बीच बर्फबारी बेहद तेज हो चुकी थी। हवा इतनी तेज थी मानो बर्फ की छोटी छोटी सुइयां चेहरे पर चुभ रही हों। सड़क किनारे बने एक पुराने आधे टूटे हुए बस शेल्टर के नीचे 29 साल का अथर्व अकेला बैठा था। उसके पतले से कोट पर बर्फ की परत जम चुकी थी। हाथ की उंगलियां ठंड से एकदम नीली पड़ चुकी थीं, पर उसकी पकड़ पास रखे एक भारी काले रंग के वायलिन केस पर कसती जा रही थी। अथर्व की जेब में सिर्फ 28 रुपए का एक सिक्का और कुछ मुड़े तुड़े पुराने रसीद के टुकड़े थे। फोन की बैटरी घंटों पहले खत्म हो चुकी थी और शरीर अब ठंड से सुन्न पड़ता जा रहा था। 3 साल पहले जब अथर्व शास्त्रीय और पश्चिमी वायलिन की दुनिया में नाम कमाने का सपना लेकर इस पहाड़ी शहर में आया था, तो उसे लगा था कि उसका संगीत लोगों के दिलों को छू लेगा। लेकिन हकीकत की जमीन बहुत सख्त निकली। ना तो बड़े होटलों में उसे काम मिला, ना ही संगीत की दुनिया में कोई गॉडफादर। पिछले 8 महीनों से किराए का मकान छूट चुका था। कभी किसी धर्मशाला के कोने में सोता, तो कभी गुरुद्वारे में लंगर खाकर रात काटता। 2 दिन पहले शहर के एक नामी रेस्टोरेंट के मालिक ने जब सार्वजनिक रूप से ये कहकर उसे बाहर निकाल दिया, तुम्हारे इस पुराने संगीत को आज की पीढ़ी नहीं सुनती, जाकर कोई ढाबा ढूंढो, तो अथर्व के भीतर की बची कुची उम्मीद भी दम तोड़ गई। उस रात बर्फीली हवाओं के बीच बैठा अथर्व सोच रहा था कि काश उसने अपने रिश्तेदारों की बात मान ली होती। काश उसने संगीत को जुनून न बनाकर कोई साधारण सी नौकरी चुन ली होती। ठंड इतनी बढ़ गई थी कि अथर्व की सांसें उखड़ने लगी थीं। उसने सोचा कि शायद अब सुबह का सूरज देखना नसीब नहीं होगा। अंतिम बार अपने हाथों को थोड़ी गर्माहट देने के लिए उसने अपने फटे हुए पिट्ठू बैग को खंगाला। बैग के सबसे निचले हिस्से में एक वाटरप्रूफ प्लास्टिक में लिपटी हुई एक पुरानी डायरी रखी थी। ये डायरी उसे उसकी बड़ी बहन मेहर ने दी थी। मेहर अब इस दुनिया में नहीं थी। 2 साल पहले एक भयानक बीमारी से उसकी मौत हो गई थी। शहर आने से ठीक 1 दिन पहले मेहर ने यह डायरी अथर्व को देते हुए कहा था, अथर्व, जब तक तुम्हारी धुनें लोगों को खुशी दे रही हैं, इसे मत छूना। लेकिन जब कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारे हाथों की धुन मर गई है और तुम इस शहर की भीड़ में खो गए हो, तब कुफरी के सबसे ऊंचे मोड़ पर बैठकर इसका आखिरी पन्ना खोलना। अथर्व ने पहले कभी इस डायरी को नहीं खोला था, क्योंकि उसमें मेहर की यादें थीं जो उसे रुला देती थीं। लेकिन उस रात जब जिंदगी का अंत सामने दिख रहा था, उसने कांपती उंगलियों से उस डायरी का अंतिम पन्ना पलटा। पेज पर सूखी हुई पहाड़ी तितलियों के पंख चिपके थे और बीच में मेहर की सुलेख में लिखी कुछ पंक्तियां थीं। मेरे छोटे भाई, संगीत कान से नहीं, रूह से सुना जाता है। दुनिया तुम्हें तब तक नहीं सुनेगी जब तक तुम उनके लिए बजाओगे। जिस दिन तुम खुद को मिटाकर सिर्फ उस दर्द को बजाओगे जो तुमने सहा है, उस दिन पहाड़ भी झुककर तुम्हारी धुन सुनेंगे। अगर आज तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं बचा है, तो समझो अब तुम पूरी तरह आजाद हो। अपनी आखिरी धुन बजाओ अथर्व, दुनिया के लिए नहीं, मेरे लिए। खत का हर एक शब्द अथर्व के सीने में किसी ज्वाला की तरह भड़क उठा। उसकी आंखों से गर्म आंसू छलक पड़े जो बर्फ पर गिरते ही जम गए। अथर्व खड़ा हुआ। उसके कांपते पैरों में न जाने कहां से ताकत आ गई। उसने काले केस का जिप खोला और अपना पुराना घिसा हुआ वायलिन बाहर निकाला। रात के 3 बजे कुफरी के उस सूने बर्फीले मोड़ पर, जहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था, अथर्व ने वायलिन को अपने कंधे पर रखा। उसने अपनी आंखें बंद की। उसने भूखे पेट बीती रातें, लोगों के ताने, रेस्टोरेंट से बेइज्जत होकर निकलना और मेहर का अधूरा चेहरा, सब कुछ याद किया। और फिर उसने वायलिन पर अपनी पू चला दी। पहली धुन निकली, धीमी, दर्द भरी और भारी। जैसे जैसे उसकी उंगलियां वायलिन के तारों पर सड़कने लगी, संगीत में तेजी आती गई। वो कोई सीखा हुआ राग नहीं बजा रहा था। वो अपनी पूरी जिंदगी का दर्द, अपनी नाकामी और अपनी बहन की यादों को उस संगीत में उड़ेल रहा था। चीड़ के जंगलों में गूंजती उस धुन में इतनी कशिश थी कि बर्फबारी की सनसनाती हवा भी जैसे उस संगीत के सामने शांत होने लगी। अथर्व को होश नहीं था कि वो कितनी देर से बजा रहा था। उसकी उंगलियों से खून निकलने लगा था, लेकिन वो रुक नहीं रहा था। उसी वक्त कुफरी के उस खतरनाक पहाड़ी मोड़ से हिमाचल टूरिज्म की एक लग्जरी बस गुजर रही थी, जो बर्फबारी के कारण रास्ता भटक गई थी।
बस में दिल्ली और मुंबई के कई पर्यटक और संगीत उद्योग से जुड़े कुछ लोग सवार थे। अचानक ड्राइवर ने गाड़ी धीमी कर दी। बस में बैठे लोग हैरान थे। इस तूफानी रात में जंगलों के बीच से एक ऐसी वायलिन की धुन आ रही थी जो सीधे कलेजे को चीरती हुई महसूस हो रही थी। बस का दरवाजा खुला। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति जो भारत के एक बहुत बड़े म्यूजिक लेबल के फाउंडर विक्रम सेठ थे, बस से बाहर निकले। वो धुन का पीछा करते हुए उस टूटे हुए शेल्टर तक पहुंचे। वहां का नजारा देखकर विक्रम सेठ दंग रह गए। बर्फ में लथपथ एक नवयुवक आंखें बंद किए, उंगलियों से रिश्ते खून की परवाह किए बिना अपनी आत्मा को उस वायलिन में पिरो रहा था। संगीत इतना सम्मोहक था कि विक्रम सेठ के चेहरे पर आंसू आ गए। जब धुन खत्म हुई, अथर्व बेहोश होकर बर्फ पर गिरने ही वाला था कि विक्रम सेठ ने उसे थाम लिया। जब अथर्व की आंखें खुली तो वो शिमला के एक बड़े और गर्म अस्पताल के कमरे में था। पास ही मेज पर उसका वायलिन और मेहर की डायरी रखी थी। विक्रम सेठ सामने कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने अथर्व के होश में आते ही बेहद सादगी से कहा, मैंने अपनी जिंदगी में बड़े से बड़े उस्तादों को सुना है अथर्व, लेकिन जो दर्द और जो रूह तुम्हारे संगीत में कुफरी की उस बर्फीली रात को थी, वो मैंने कभी नहीं महसूस की। क्या तुम मेरे अगले अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट में मुख्य वायलिन वादक बनोगे? अथर्व की आंखों में आंसू आ गए। उसने खिड़की के बाहर देखा। शिमला की पहाड़ियों पर सूरज की पहली सुनहरी किरणें चमक रही थीं और बर्फ पिघल रही थी। 2 साल बाद लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में एक विशाल कॉन्सर्ट आयोजित था। हजारों की भीड़ तालियों से गूंज रही थी। स्टेज के बिल्कुल बीच में खड़े अथर्व के पास दुनिया का सबसे महंगा वायलिन था, लेकिन उसके पास के एक छोटे से स्टैंड पर एक शीशे के बॉक्स के अंदर मेहर की वो पुरानी डायरी रखी हुई थी। अथर्व ने माइक के पास आकर सिर्फ इतना कहा, जब जिंदगी आपके सारे दरवाजे बंद कर दे तो समझ लेना कि अब आपकी असली कहानी शुरू होने वाली है। ये धुन उस रात के नाम है जब मैंने हार मान ली थी, पर मेरी बहन के शब्दों ने मुझे टूटने नहीं दिया। और इसके बाद जब उसने पहली धुन छेड़ी तो हॉल में बैठा हर शख्स मंत्रमुग्ध हो गया।